नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, 50 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे आप रेलवे की तैयारी करें या फिर अदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करें। आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों की तैयारी कर ली है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। हम इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। ठीक है, तो निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है आपको पता है कि विश्व के महाद्वीपों में से एक है, और ये सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे कम भूमि वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये सबसे निचला, सबसे सपाट और सबसे शुष्क क्षेत्र भी है। और इस ऑस्ट्रेलियाई जो भूमि है, मुख्य भूमि का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो है समुद्र तल से 2228 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो बोलने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें कौन सा संविधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद देता है। ठीक है, तो वो आपको देता है स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आपको आता है। और जो आपको वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता देता है वो देता है आपको अनुच्छेद 19 का भाग फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कामुक रचनाओं के लिए आपका जो कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? खजुराहो का मंदिर, मातंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर और दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो जो कामुक रचनाओं के लिए जो मंदिर है वो है आपका यहाँ पर खजुराहो मंदिर। ठीक है, खजुराहो मंदिर आपका जो कामुक रचना है उसके लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है खजुरा जो मंदिर है वो एमपी में स्थित करता है, और ये हिंदू और जैन, ठीक है, हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है जिसे चंदेल राजवंशों ने 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में बनाया था। ये मंदिर कामुक कलाओं के लिए जाना जाता है और विश्व की जो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो वो कौन सा मिश्रण होता है? परजीवी मिश्रण, गर्भ निरोधक मिश्रण, यौगिक मिश्रण और संपार्श्विक मिश्रण। देखो संपार्श्विक मिश्रण जो होता है ना उसको बोलते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, कोलाइडी विलयन बोलते हैं, और वही आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, कोलाइडी विलयन वो होता है, ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म रूप से बिखरते हुए अघुलनशील कण एक दूसरे पदार्थ से निलंबित होते हैं। मतलब ऐसा मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लो पानी है। ठीक है, इस पानी में आपने 2 चम्मच चीनी मिला दी। अब जो चीनी है वो ऐसे डॉट 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 रहेगी, वो यहाँ पर घुलनशील है, वहाँ यहाँ पर आपको तैरती हुई दिख जाएगी, तो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा गया है कि भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबको पता है कि जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर आपकी पाई जाती है, जो टोटल मिट्टी का 43% एरिया को कवर करती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये भारत के मध्य भाग में, जैसे यूपी हो गई, बिहार हो गई, इस एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसके बारे में एक और चीज़ ये है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है बांगर, ठीक है, एक होता है बांगर और एक होता है आपका खादर। बांगर और खादर। बांगर वो होता है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, पुरानी वाली, उसको बांगर कहते हैं, नई वाली को खादर कहते हैं। ठीक है, पुरानी वाली को बांगर कहते हैं, नई वाली को खादर कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो वो है आपका AKFE, मतलब एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक कबड्डी से संबंधित है और ये आपका AKFI हो गया। ठीक है, और ये कब अस्तित्व में आया? ये आया 1972 में अस्तित्व में आया, मतलब इसकी रचना 1972
72 के आसपास की गई। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये भी मोस्ट क्वेश्चनों में से आता है, हर बार इसमें से ही आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। किसने की? एहो हुम ने की। ठीक है, एहो हुम ने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस समय आपका जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कौन था वायसराय? आपका था वायसराय लॉर्ड डफरिन। डेट ये है 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी इसकी स्थापना बम्बई में। ठीक है, बम्बई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? एक आणविक मोनोलिथ है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका आर्गन। ठीक है, आर्गन एक सबको पता है रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? आर। इसका सिंबल चिन्ह ये होता है ए आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। ठीक है, 18वें नंबर पे ये आता है तत्व। ठीक है, और ये एक प्रकार की उत्कृष्ट गैस में आती है। ठीक है, पृथ्वी पर जो आर्गन पाई जाती है, ठीक है, पृथ्वी पर जो आर्गन पाई जाती है वो पाई जाती है 0.934%। ठीक है, इतनी परसेंट पृथ्वी पर क्या पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है। ठीक है, और ये वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली एक गैस है। क्लियर है। इसका चिन्ह क्या है? ए आर है। 18वां इसका परमाणु क्रमांक है और 0.934% ये वायुमंडल में पाई जाती है और पृथ्वी की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एक प्रकार की गैस है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? ठीक है, वो करता है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तरी उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। ठीक है, जो आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, उससे 10 डिग्री रेखा पर ऊपर है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? 10 डिग्री चैनल दिया गया, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी जो रोग है वो किसके कारण से फैलता है? प्रोटोजोआ के कारण से, कवक के, विषाणु से और जीवाणु से। तो जो आपका टीबी जो रोग होता है वो टीबी आपका जीवाणु से फैलता है। उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, आपका जो टीबी है वो जीवाणु से फैलता है। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति कौन सी होती है? ठीक है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के बीच सापेक्ष गति कौन सी होती है? सापेक्ष गति है, शामिल होती है, बढ़ती है, कोई परिणाम नहीं, यह स्थिति। ठीक है, तो संपर्क में दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण, जब उनके बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो इसे कौन सी गति कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। जो मान लो दो सतह हैं, उनके बीच में जो घर्षण होगा, ठीक है, और उसमें अगर कोई गति नहीं होती, सापेक्ष गति नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण उसको बोलते हैं। लेकिन जब सापेक्ष गति शुरू होती है तो गतिशील जो घर्षण है कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, गतिशील घर्षण वहां पर कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर इनके बीच में गति नहीं हो रही है, ठीक है, तो कौन सी? स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि कोलोरू झील जो है, कोलोरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। किसके त्रिकोण में ये कोलोरू झील पाई जाती है? ठीक है, जो कोलोरू झील है, ठीक है, उसके बारे में ये है कि कोलोरू झील भारत की सबसे उथली और ताजे पानी की झीलों में से एक है, सबको पता है। जो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है अपने आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टे पर। कहाँ पाई जाती है? गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टे पर यहाँ पर आपकी पाई जाती है। कौन सी? कोलेरू झील। ठीक है, और जो कोलेरू झील है उसके बारे में ये है इंपॉर्टेंट कि कोलेरू झील जो है वो रामसर साइडों में से एक है। ठीक है, रामसर साइडों में से कोलेरू झील एक है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? ठीक है, या फिर किए जाते हैं? 2, 5, 4, 3 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें जो लोकसभा में कितने सदस्य
कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आपको पता है जो लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन के, वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है, राष्ट्रपति उसको मनोनीत करता था। और उसमें कितने सदस्य होते थे? 2 होते, सबको पता है, ठीक है, 2 सदस्य होते हैं। लेकिन 104वां जो भी संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, ठीक है, 2019 में, ठीक है, 2019 में जो अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ है, उस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के जो सदस्य आरक्षित होते हैं, जो मनोनीत होते हैं 2 सदस्य, उनको अब बंद कर दिया, ठीक है, ये व्यवस्था अब क्या कर दी गई है? बंद कर दी गई है। अब जो 2 सदस्य जो मनोनीत होते थे वो अब मनोनीत नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के भीतर उसको सूचित किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन और 7 दिन। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा 10 दिन। 10 दिन के अंदर उसको सूचित किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? जो कोशिका है उसके नाभिक का जो आविष्कार है वो किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, एंथनी वॉन ब्लूवेनहॉक है और रॉबर्ट ब्राउन है। आप सभी को पता है जो कोशिका के नाभिक का जो आविष्कार है वो आपके रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक का, या फिर हम बात करें कोशिका के केंद्र की खोज की है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अब सिंपल सा बात है, अशोक का जो सिंह स्तंभ है, जिसे हम अशोक स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पर 4 शेर आपको देखने को मिलते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इसके पीछे, ठीक है। तो वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका यूपी के वाराणसी में, ठीक है, यूपी के वाराणसी में आपका जो अशोक का सिंह स्तंभ है वो स्थित है, ठीक है, क्लियर है। और यह जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां पर बुद्ध ने पहली बार अपना धर्मोपदेश दिया था, ठीक है, जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उसी के उपलक्ष्य में ये जो अशोक का सिंह स्तंभ है वो बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया निर्मित रेशों से बना है? मतलब लकड़ी के लुगदी से कौन सा रेशा तैयार किया जाता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके सामने जो इसका आंसर आएगा वो आएगा रेयोन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेयोन, ठीक है। रेयोन क्या है? रेयोन को बनाने के लिए जो आवश्यक सेल्यूलोज होता है वो लकड़ी के लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लकड़ी होती है, उसका जो लुगदी होता है उससे सेल्यूलोज निकलता है, सेल्यूलोज से आपका क्या बनाया जाता है? रेयोन बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? आपने देखे साउथ के जो मंदिर होते हैं ना, साउथ के जो मंदिर, उनका जो मेन गेट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। उस मंदिर के जो मेन गेट है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको कहा जाता है अपने यहाँ पर गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम, ठीक है, क्लियर है। दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, ये वाक्य क्या समझता है या फिर समझाता है? ठीक है, मतलब ऐसा है कि भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए उचित और पर्याप्त संसाधन अवेलेबल कराने के बजाय हम जो वर्तमान पीढ़ी है, ठीक है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की जो क्षमता है जो विकसित की है उसको क्या है? वो एक प्रकार से क्या है? वो कम विकास है, सतत विकास है, आर्थिक विकास है और आर्थिक विकास है, ठीक है। तो उसको हम जो कहेंगे वो कहेंगे हम सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं उसके बाद में सेकंड सीढ़ी, तो ऐसे जो अभी हमारे पास है, जो हमारे पास अभी जो लोग हैं उनको पहले हम संसाधनों की व्यवस्था जो है उपलब्ध करवाएंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट पीढ़ी को उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो ये होता है सतत, स्टेप बाय स्टेप अपने को ग्रोथ करनी होती है, तो सतत विकास हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? जो सापेक्ष घनत्व जो इकाई है वो क्या है?
सापेक्ष घनत्व इकाई जो होता है उसका क्या होता है, कोई इकाई नहीं होता, केजी मीटर -1 होता है, केजी मीटर स्क्वायर -2। ठीक है, तो सापेक्ष घनत्व की बात कर लेते हैं। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है, सापेक्ष घनत्व को किस में मापा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो सापेक्ष घनत्व होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षित घनत्व का मात्रक 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, लेकिन सापेक्षित जो घनत्व है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, फिर उसकी कोई बीमा नहीं होती। ठीक है, सापेक्ष घनत्व का कोई बीमा या फिर कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया? ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा जो है उसका जो निर्माण है वो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, आ से अलाई और आ से अलाउद्दीन। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया? किसका करवाया? अलाई दरवाजे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक पूछ रहा है कि बर्फ जो है उसका गलनांक कितना होता है? आप सभी को पता है बर्फ का जो गलनांक होता है वो अगर हम केल्विन पर मापें तो 273 होता है। ठीक है, 273.15 होता है, 273.15 यहाँ पर सही है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट पर होता तो ये होता 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस पर ही 0 होता है। ठीक है, सेल्सियस पर ही क्या होता है? 0 होता है, फ़ारेनहाइट पर 32, केल्विन पर अगर बात करें तो 273.15 होता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना, दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना है वो पूछ रहा है। ठीक है, वो झरना है कौन सा है? वो जो झरना है, विश्व का सबसे बड़ा झरना है जल प्रताप की अगर हम बात करें तो वो है आपका एंजल फॉल। एंजल फॉल जो है विश्व का सबसे बड़ा झरना है, जिसे हम विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप भी कहते हैं, एंजल फॉल। ये वेनेजुला में है और ये 900 निवासी 900 निवासी। ठीक है, तो ये जो है वो 979 मीटर 979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये 900 निवासी मीटर ऊंचा है, 979 मीटर की ऊंचाई पर ये जो एंजल फॉल है वेनेजुला में बनाया गया है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? ठीक है, सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद में है? वो है अपना मुंडकोपनिषद में। ठीक है, मुंडकोपनिषद के बारे में क्या है कि जो मुंडकोपनिषद है वो अर्थव्यय से संबंधित है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के जो नीचे जो अंकित होता है, ठीक है, आपने देखा है जो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इस आदर्श वाक्य का अर्थ क्या होता है पता है आपको? सत्यमेव जयते का, कि सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, तो आपको भी अपनी तैयारी को सच्चाई के साथ शुरू करना है, आपको अपने आप को धोखा नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित? ठीक है, सुशील कुमार एक भारत की शान कहे जाने वाले आदमियों में से एक है, एथलीट्स में से एक है। ठीक है, तो वो किस खेल से संबंधित सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो सुशील कुमार है भारत के एक पूर्व महान क्या है? क्या है बताओ बच्चों? वो है अपने कुश्ती से संबंधित। ठीक है, जो सुशील कुमार है वो हमारी कुश्ती से संबंधित है। 2012 में लंदन ओलंपिक के उद्घाटन में समारोह में भारतीय झंडा इन्होंने फहराया था और 2008 में ओलंपिक पदक में कुश्ती भारत के लिए दूसरा पदक जीता था। ठीक है, कुश्ती के क्षेत्र में 2008 में इन्होंने भारत के लिए दूसरा पदक जीता था। उससे पहले, इनसे पहले 1952 में अपने जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें खाबाशाह दादा साहेब जादव जी ने क्या जीत लिया था? कुश्ती में पहला ओलंपिक पदक। ठीक है, कांस्य पदक था। ठीक है, पहला जीता था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? ठीक है, आपकी जो नर्मदा नदी है वो किस स्थान से निकलती है? ठीक है, जो नर्मदा नदी है वो निकलती है आपकी अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक आपके मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और ये जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है अमरकंटक पहाड़ी की? 1057 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी एमपी से निकलती है, 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लोहा और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है?
इस्पात और लौह की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो जो उसका राइट आंसर है वो है आपका पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग यूएसए में है, ठीक है। और इसको विश्व की इस्पात राजधानी, लौह और इस्पात की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। भारत का अगर पिट्सबर्ग की बात कर ले, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जमशेदपुर को, ठीक है प्यारे बच्चों। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग या फिर भारत की इस्पात और लौह की राजधानी के रूप में पिट्सबर्ग को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ठीक है, तो भारत में किस नदी पर पाया जाता है? ठीक है, सबको पता है कि भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है वो है जोग जलप्रपात, ठीक है। जोग जलप्रपात था, ये प्रीवियस ईयर का है ना, तो इसमें एक डाउट है, एक कंफ्यूजन है। जोग जलप्रपात था पहले, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में। लेकिन अभी जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। अभी जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है कुंचिकल जलप्रपात। वो भी कहाँ पर है? वो भी कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 455 मीटर की, ठीक है। 455 मीटर की जो भी है कुंचिकल जलप्रपात की है, और ये कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी ये अपना है, ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। दोनों के दोनों शरावती नदी पर है, ठीक है बच्चों। कर्नाटक में दोनों को दोनों और शरावती नदी पर है। कुंचिकल है 455 मीटर है, और जो जोग है वो कर्नाटक में है, वो भी शरावती नदी के ऊपर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का जो अधिकार है वो क्या है? लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो आएगा बी। बी मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के जो समक्ष जितने भी लोग हैं वो क्या है? सभी समान है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, ठीक है। सभी लोग क्या है? समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है। चाहे वो ऊंची कास्ट से हो चाहे वो नीची कास्ट से हो, कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया? जो महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्र तट है उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका जो निर्माण है वो आपका पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने यहाँ पर आपके महाबलीपुरम या फिर उसको बोल सकते हैं मामलापुरम, ठीक है, दोनों एक ही है। महाबलीपुरम बोल दो या मामलापुरम बोल दो, ठीक है, के बीच में इसका निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और जो मामल्लीपुरम का जो शोर मंदिर है, जो आपका शोर मंदिर है वो भी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? वो दी गई है केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिक को, केवल विशिष्ट समुदाय को, ठीक है। तो धार्मिक जो स्वतंत्रता दी गई है वो सभी समुदायों को दी गई है, किसी विशेष जाति को नहीं दी गई, किसी विशिष्ट कास्ट को यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, सभी भारतीय नागरिकों को दी गई है, ठीक है। आपको पता है कि 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आपका जो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो वो आपका जो होता है वो होता है आपका FeO। FeO मतलब आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड कहाँ पर है आपका? जो आपका आयरन ऑक्साइड है वो है आपका फेरिक ऑक्साइड, उसी को फेरिक ऑक्साइड बोलो या फिर आयरन ऑक्साइड बोलो, सेम है, ठीक है। तो इसी के कारण जो लाल मिट्टी है उसका कलर क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि पहले सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई? पहले सार्वभौमिक जो परिषद है वो कब गठित की गई? ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब समय, सार्वभौमिक मतलब होता है सभी धर्मों की एक परिषद। सभी को पता है कि 1893 को क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन के लिए, विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था वहाँ पर, इसलिए वो वहाँ पर गए थे। तो सभी को समझ में आ गया कि पहले जो सार्वभौमिक परिषद का जो गठन हुआ है वो हुआ 1893 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? वैकल्पिक, ठीक, ऑप्शनल कार्यक्रम का क्या अर्थ है अर्थशास्त्र में?
ठीक है। जो वैकल्पिक होता है जो कार्यक्रम अर्थशास्त्र में, उसको बोलते हैं दीर्घकालीन योजना। ठीक है, वो क्या होता है, वो ऑप्शनल होता है, उसको आज करो या कल करो, करना तो है ही। और वो जो वैकल्पिक कार्यक्रम जो होता है वो लॉन्ग टर्म में चलता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में वो चलता नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो कार्यक्रम चलता है, तो दीर्घकालीन योजना उसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिलती है या फिर किस सभ्यता से मिलती है? ठीक है, नाचती हुई कांस्य की प्रतिमा सभी को पता है वो किससे मिलती है, वो मिलती है अपनी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में हमें कांस्य की नर्तकी मिली है। ठीक है, नाचती हुई लड़की मिली है कांस्य की। और सभी को पता है जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, शुक्र अपने अक्ष के खालिस्तान से के चारों ओर घूमता है। मतलब जो शुक्र ग्रह है वो किस डायरेक्शन में घूमता है? उत्तर से दक्षिण पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, मतलब सूर्य की विपरीत दिशा में परिक्रमण। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह अपने अक्ष के खालिस्तान के चारों ओर घूमता है। मतलब किस डायरेक्शन में शुक्र ग्रह आपका घूमता है? सभी को पता है कि जो शुक्र ग्रह होता है और जो वरुण होता है वो दक्षिणावर्त में घूमता है। मतलब पूर्व से क्या घूमता है? पश्चिम की ओर आपका ये घूमता है। एक तो शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह प्लस आपका जो वरुण है, ठीक है, वरुण है, ये दोनों के दोनों दक्षिणावर्त में घूमते हैं। और बाकी जितने भी है, आपका पृथ्वी ले लो, आपका मंगल ले लो, ये जितने भी बाकी हैं वो सारे के सारे वामावर्त में घूमते हैं। ठीक है, ये जो दो ग्रह हैं शुक्र और वरुण, ये आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो वो बाकी जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, नौकरशाही, सभी धर्म को समान रूप से देखना। ठीक है, तो सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्रदान करना, किसी भी धर्म को ना तो मानना ना उसका बहिष्कार करना। ठीक है, तो ये होता है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। ठीक है, या फिर सीधी भाषा में कहूँ कि वह देश या और उनके लोगों के बीच किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। देश किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। ठीक है, ये होता है धर्मनिरपेक्षता का सिंपल अर्थ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? निजी क्षेत्र है, पूंजीवादी है, सार्वजनिक है, वो मिश्रित है। ठीक है, तो आपको पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सभी का सहयोग होता है, चाहे वो पूंजीगत हो, चाहे वो सार्वजनिक हो। ठीक है, सभी चीज़ों का इसमें सहयोग रहता है, निजी क्षेत्रों का भी इसमें सहयोग रहता है। तो अगर हम यहाँ लेकर चले तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आपकी जो व्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसमें दोनों का ही, निजी क्षेत्रों का भी सहयोग रहता है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी सहयोग और हिस्सेदारी दोनों की रहती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। भारत के राज्य का जो राज्यपाल होता है उसे कौन नियुक्त करता है? ठीक है, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अपना राष्ट्रपति ही करता है। भारत सरकार के जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की करता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी को बताए सबसे ऊंची चोटी है वो है अपनी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर इस भारत की बोलता तो भारत की तो अलग है। ठीक है, भारत की तो K2 है, कंचनजंगा भी है। ठीक है, तो कंचनजंगा है भारत की, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है ना, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, चीन प्लस नेपाल के बॉर्डर पर है। ठीक है,
ओके, 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है, चीन और नेपाल की सीमा पर है, और माउंट एवरेस्ट इसका नाम है। आगे बढ़े। योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अर्ध पदासन होता है उसका मतलब होता है अर्धकमल। क्या होता है? अर्धकमल। इसलिए अर्ध पदासन ऑफ लिली पोज भी कहलाता है। ऑफ लिली पोज, ऑफ लिली पोज होता है, ठीक है। अर्ध कमल मुद्रा होती है और इसको ऑफ लिली पोज के नाम से भी जाना जाता है, अर्ध पदासन को, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? अगर संसद को, यदि संसद किसी विधेयक का अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, मतलब कितने महीने तक अध्यादेश वैलिड रह सकता है अगर संसद उसको वेरीफाई नहीं करती है तो, ठीक है। सिंपल में कहूँ तो संसद अगर किसी अध्यादेश को वेरीफाई नहीं करती है तो वो अध्यादेश बिना वेरीफाई के कितने दिनों तक वैलिड रहता है, सिंपल है ना। तो वो आपका रहता है आपका 6 महीने और 6 सप्ताह, 6 मंथ प्लस 6 वीक। आपका जो अध्यादेश है वो वैलिड रहता है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वास्तुकला में पंचानन शैली शब्द से संबंधित है। पंचानन जो शैली है वास्तुकला में वो किससे संबंधित है? सभी को पता है पंचानन जो शैली है वो मंदिर निर्माण की एक शैली है। किसकी शैली है? मंदिर निर्माण की एक शैली है। और जो चारों ये है वो केंद्रीय मंत्री की है, केंद्रीय मंदिर की है, ठीक है। ये ठीक है, तो पंचानन किसकी है? जो पंचानन है शैली वो मंदिर से, ठीक है, मंदिर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो है आपकी विश्व चैलेंज कप। विश्व चैलेंज कप मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक, FIG, ठीक है। ये आपकी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य परिषद को राज्यों का परिषद कहा जाता है। राज्यसभा को ही राज्य का परिषद कहा जाता है, सभी को पता है, ठीक है। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, राज्यों जो राज्यसभा है उसी को राज्य की परिषद कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा आप सभी को पता है एक स्थायी सदन है, एक उच्च सदन है और कभी भी इसको भंग नहीं किया जाता। और राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य हैं वो हर दूसरे साल क्या होते हैं? 1/3 सदस्य हैं वो हर दूसरे साल क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 250, ठीक है। और इसकी जो कार्यकाल है राज्यसभा का वो 6 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्यकाल इसका नहीं, ये वो है सदस्यों का, 6 साल तक एक जो सदस्य है राज्यसभा का वो स्थायी रहता है 6 साल के लिए, उसके बाद में वो रिटायर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को खालिस्तान कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ठीक है। विदेशी दर जो विनिमय दर है एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के सापेक्ष क्या है? मूल्य है। मतलब एक मुद्रा का, जैसे डॉलर है, डॉलर का अगर हम कंपैरिजन करें रुपए में तो वो क्या है? एक विदेशी मुद्रा विनिमय दर है, ठीक है आपकी। नेक्स्ट, राइडर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जो आपका राइडर कप है, ठीक है, राइडर जो कप है वो आपका कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। सभी को पता है कि कबड्डी में 2 टीम होती है, एक टीम में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, दूसरी टीम में भी आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है? जो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो सिंपल सबको पता है कि महादेव का मंदिर है, तो किसको समर्पित होगा? भगवान शंकर को, भोलेनाथ को, ठीक है। नेक्स्ट, वित्तीय सहायता खालिस्तान द्वारा नियंत्रित होती है। जो वित्तीय सहायता वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वो होती है अपनी रिजर्व बैंक, ठीक है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा वित्तीय सहायता होती है वो नियंत्रित होती है। मतलब कौन से बैंक को कितनी जरूरत है पैसों की, वो सारी जो लेखा जोखी होती है वो आपका RBI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना एक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में हो? जो आपको पूना एक्ट है वो महात्मा गांधी और किसके बीच में हो? वो हुआ आपके भीमराव अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर को, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को हुआ यशदरा जेल में,
ठीक है, जब गांधी जी अनशन पर बैठे हुए थे 20 सितंबर 1932 से सांप्रदायिक पंचांग को या फिर कम्युनिकल अवार्ड को लेकर कि इसमें जो दलित वर्ग है उनके लिए एक पृथक निर्वाचन पद्धति नहीं आनी चाहिए, उसी के विरोध में आकर जब गांधी जी बैठे थे अनशन पे, तो तब ये हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को पूना एक्ट हुआ, जिसमें भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। ठीक है, मालवीय जो मदन मोहन मालवीय जी हैं उनके बदौलत ये हुआ था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।